सुप्रभात। गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सोहनलाल द्विवेदी की मोटिवेशनल 2 पंक्तियां हैं वो प्रस्तुत करना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसी के साथ आज हमारी कालांश पर प्रारंभ करते हैं। कल हमें पढ़ा रहे थे विकारी शब्द और लिख दिया उनको अविकारी शब्द। कई बार ऐसा हो जाती है कि हमारा जो दिमाग है उसका 9/10 भाग है वो अचेतन अवस्था में रहता है साइकोलॉजी के अनुसार। तो कई बार ऊपर हेडिंग अविकारी हमने लिखा और पढ़ा रहे थे विकारी भी। मैंने आपको पहले बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। और जो क्रिया है वो लिंग वचन काल और वाच्य के अनुसार बदलती है। कारक का क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्रिया में हमने पढ़ा कर्म के आधार पर क्रियाभेद। फिर हमने पढ़ा काल के आधार पर क्रिया भेद। आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया भेद। तो सामान्य मैं पीछे एक बार चला जाता हूं। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के 2 भेद बताए, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया के भी 2 भेद बताए, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में क्या के द्वारा प्रश्न पुटअप करने पर अगर उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो एक कर्मक, क्या और किसे के द्वारा उत्तर की प्राप्ति होती है वो द्विकर्मक। फिर हमने काल के आधार पर चर्चा की वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान समय में जो क्रिया होती है वर्तमान कालिक, बीते हुए समय में जो क्रिया होती है वो भूतकालिक, आगे आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है वो भविष्यकालिक क्रिया होती है। कल मैंने आपको क्रिया को पहचानना भी बताया कि क्रिया को किस प्रकार पहचानेंगे। जैसे मैंने कल उदाहरण दिखाए 2-3। पेड़ से पत्ता गिरता है। एक लिखा था पत्ता पेड़ से गिरता है। कल मैं बताना चाह रहा था भाई क्या का उत्तर, सब जगह क्या का उत्तर लगाने पर, क्या द्वारा प्रश्न बनाने पर उत्तर की प्राप्ति होती है वो सहकर्मक नहीं होती, ये बताना चाह रहा था। तो एक किताब में कोई ऐसा दे भी रखा था कि पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता कौन है? कर्ता। गिरना क्या है? क्रिया। ये पेड़ से क्या हो गया? ये आपादान। क्या हो गया? आपादान। क्योंकि ये पेड़ से, मैं कल क्या है कि हमने एक प्रश्न ऐसे ही बना दिया, पेड़ से क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। परंतु फिर वो जो बाद में मैंने उसका थोड़ा दिमाग लगाया तो पेड़ से कुछ किताबों में दे भी रखा है, इसमें सहकर्मक क्रिया दे रखा है, परंतु इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये आपादान कारक है। पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है भाई, गिरना क्रिया है, उसका सीधा प्रभाव किस पर गिर रहा है? पत्ता पर।
ये कौन है? कर्ता। और इसमें भी कौन है? कर्ता। पेड़ से क्या है? आपदा। ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, हालांकि कुछ किताबों में इसको सकर्मक क्रिया मान रखा है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी क्या है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। कल हमने गलती से दिखा दिया सकर्मक। और इसमें भी क्या है? अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश में अधिकरण कारक है, उड़ने का काम कौन कर रही है? चिड़िया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। ध्यान में रखना, कारक अगर को आता है और वो कर्म का काम करे और क्रिया का फल उस कर्म पर गिरे, वहीं कर्म कारक होता है। और कर्म कारक होने के बाद वो क्या बन जाती है? सकर्मक क्रिया बनती है। परंतु इसमें अकर्मक क्रिया है, ये भूल सुधार है पीछे वाली, उसमें सुधार कर लेना। और इसमें भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर हो गई हमारी कंफ्यूज, वो दूर हो गया। अब हम बात करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया कैसा पद है? क्रिया कैसा पद है? विकारी पद। कैसा है? विकारी। के बार बार वो अपने दिमाग में कल अविकारी चल रहा था। क्रिया एक विकारी पद है, विकारी शब्द है। तो अब संरचना के आधार पर हम क्रिया के भेद, एक तो होती है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया बोलते हैं इसकी, साधारण क्रिया। धातु में ना प्रत्यय लगाने पर और जो क्रिया बनती है वो क्या बनती है? सामान्य या साधारण क्रिया। जैसे पठ है या पढ़ है, पढ़ में क्या लगा दिया? ना, बराबर क्या हो गया? पढ़ना। लिख में क्या लगा दिया? ना लगा दिया, बराबर है लिखना। रो में क्या लगा दिया? ना लगा दिया, रोना। धो में लगा दिया ना, धोना। खाना, पीना, ये सब धातु से बनती है। धातु में ना प्रत्यय लगाने के बाद इनका निर्माण होता है। ये कौन सी क्रिया कहलाती हैं? सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया, या इनको कृदंत क्रिया भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किससे बनती है? धातु से बनने वाली क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? धातु से बनने वाली क्रिया। नीचे लिख रहा हूं नोट, नोट, धातु से बनने वाली, धातु से बनने वाली क्रिया को कृदंत, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख धातु से लिखना, पढ़ धातु से पढ़ना, हंस धातु से हंसना। ठीक है। तो पहली क्रिया कौन सी हो गई? सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया। किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती हैं वो सामान्य या साधारण क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। ये तो हो गई सामान्य क्रिया जो किससे बनती है? धातु में प्रत्यय लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से बनती है। और अब हम चर्चा करेंगे दूसरी, और उसका नाम है नाम धातु क्रिया। इसको बोल दो संरचना या व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। व्युत या व्युत्पत्ति एक ही बात है।
विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति का विच्छेद क्या होगा? विधन उत्पत्ति, विशेष उत्पत्ति। तो संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया भेद, सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया, ये हमने पढ़ लिया। बताओ क्या होती है साधारण क्रिया? धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ धातु में ना, पढ़ना, लिखना, देखना, बोलना, है ना, रोना, धोना, चलना, ये सब सामान्य क्रिया है। ये सब क्या है? सामान्य क्रिया। अब दूसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसका दूसरा नाम है नामिक क्रिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नामिक क्रिया। इसका नाम धातु इसलिए पड़ा क्योंकि जो धातु से बनती है वो तो की सामान्य क्रिया। नाम किसका नाम होता है? संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया क्या होगी? संज्ञा, सर्वनाम या सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है भाई? नाम धातु क्रिया। क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। किससे बनती है नाम धातु क्रिया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय सबसे। जैसे मैंने लिखा हाथ। हाथ क्या है भाई? हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है? और हाथ से क्या बन गई? हथियाना। हाथ से क्या बन गई? हथियाना। हथियाना क्या बन गई? ये क्या है? संज्ञा शब्द। और ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? क्रिया। हाथ से क्या बन गई? हथियाना। लात है, लात एक संज्ञा शब्द है, इससे क्या बन गई? लतियाना। जैसे आप है, आप क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम है, और इससे क्या बन गई? अपनाना। ये क्या हो गई? अपनाना। और मांग से मंगवाना, समझ गए ना? जैसे एक शब्द है फिल्म। फिल्म से क्या बन गई? फिल्माना। क्या बन गई? फिल्माना। फिल्म से क्या बन गई? फिल्माना। लात से क्या बन गई? लतियाना। आप से क्या बन गई? अपनाना। जैसे एक शब्द है गर्म। गर्म क्या है? गर्म विशेषण। और गर्म से क्या बन गई? गरमाना। गाड़ियां गरमाने लग जाती है ना भाई, गाड़ी गरमाने लगी तो गरमाना क्या है? क्रिया। गरमाना क्या होगी? क्रिया। एक शब्द है थप थप। थप थप, ये अव्यय शब्द है। ये क्या है? अव्यय। और अव्यय से क्या बन गई? थप थपाना। क्या बन गई? थप थपाना। थप थपाना। तो नाम धातु की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे एक शब्द है पानी। हाथ संज्ञा नहीं है क्या? लात से संज्ञा नहीं है क्या? अब पानी संज्ञा नहीं है क्या? पानी से क्या बन जाएगा? पनियाना। पनियाना। पानी से क्या बन गया? पनियाना बन गया। शर्म से क्या हो गया? शर्माना। शर्म भावार्थक संज्ञा है क्या? शर्माना। ये लिख लो।
हाथ से हथियाना, लाज से लतियाना, आप से अपनाना, गरम से गरमाना, फिल्म से फिल्माना, लाज से लजियाना। लाज से क्या बन जाएगा? लजियाना। झूठ से जुठलाना, झूठ भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। झूठ से क्या हो गया? जुठलाना। कहने का मतलब यह है कि नाम धातु क्रिया या नामिक क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय से बनने वाली क्रियाएं होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, हाथ संज्ञा है, लाज संज्ञा है, आप सर्वनाम है, फिल्म संज्ञा है, गर्म विशेषण है ना। तो इन सब से मिलकर जो संज्ञा बनती है, जो क्रिया बनती है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। और धातु से जो क्रिया बनती है वो क्या होगी? सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया। आई समझ में? आगे पढ़ेंगे। बैठा दूं? एक होता है संज्ञार्थक क्रिया, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं, संज्ञार्थक क्रिया। क्योंकि गे किससे मिलकर बनता है? गे मिलता है जय धन ये बराबर क्या बनता है? गे। शुद्ध वर्ण पढ़ा गया आपने? तो इसको हमने बोलने के हिसाब से तो संज्ञा बोलते हैं, परंतु शुद्ध इसका उच्चारण है संज्ञार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? संज्ञार्थक क्रिया। वह क्रियापद जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, वह संज्ञा पद, वह क्रियापद जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, यह वाक्य के प्रारंभ या मध्य में आता है, अंत में नहीं आता। अगर अंत में क्रियापद आए तो वह क्रिया कहलाता है। संज्ञार्थक क्रिया नहीं। देखो देखो, मैंने लिखा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्या है? ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? टहलना क्रिया। और किसकी जगह प्रयुक्त हो रही है? संज्ञा शब्द की तरह। और संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त होने के कारण ये क्या कहलाती है? संज्ञार्थक क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई मैंने लिखा रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो रोना क्या जाएगी? संज्ञार्थक क्रिया। क्या जाएगी? रोना रोना
स्वास्थ्य के लिए रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये रोना क्या है? संज्ञार्थक क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया। परंतु रवि रोता है, मैंने क्या लिखा? रवि जोर जोर से रोता है। ये रोता और ये रोना में अंतर है। रोना भी क्रिया है, ये रोता ये भी क्या है? क्रिया। परंतु ये क्या है? वाक्य के अंत में आई है। ये क्या? वाक्य के अंत में आई है। ये तो क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया है। परंतु जब रोना क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आए तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? संज्ञार्थक क्रिया। क्या कहलाती है? संज्ञार्थक या संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञार्थक क्रिया। संज्ञार्थक ही बोलूं वरना सब कहेंगे कि संज्ञा क्या होती है। आपको मैंने बता दिया जय और ये से मिलकर गे बनता है। और ये भी कौन सी होगी? संज्ञार्थक क्रिया। परंतु जोर जोर से रोता है, ये कौन सी हो गई? रवि जोर जोर से रोता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बताया कि जब क्रियापद किसी वाक्य के प्रारंभ में आए या बीच में आए, या तो प्रारंभ में आए या बीच में आए, तो वो क्रियापद क्या कहलाता है? संज्ञार्थक क्रिया कहलाता है। परंतु जब क्रियापद वाक्य के अंत में आता है, क्रियापद वाक्य के अंत में आता है तो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। चाहे वो सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया। तो हमने तीन बातें पढ़ी, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया। दूसरी हमने पढ़ी नाम धातु क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया। फिर हमने पढ़ी संज्ञार्थक या संज्ञार्थक क्रिया, वो क्रियापद जो किसी वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं और एक संज्ञा पद का काम करे। किसका काम करे? संज्ञा पद का काम करे, वो संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। संज्ञार्थक क्रिया या तो वाक्य के प्रारंभ में होगी या वाक्य के बीच में। वाक्य के अंत में संज्ञार्थक क्रियाएं नहीं होती। संज्ञार्थक बोल दी जो क्रिया किसका काम करे? संज्ञा का। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना क्रियापद है, परंतु ये किसका काम कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है। तो ये क्या होगी? संज्ञार्थक क्रिया। रोना स्वास्थ्य के लिए आने का, रोना किसका काम कर रहा है? संज्ञा का। तो कौन सी क्रिया होगी? संज्ञार्थक क्रिया होगी। अब आगे पढ़ेंगे भाई। एक शिक्षक की भूल है वो पूरे संसार में झलकती है। कहते हैं कि एक डॉक्टर की भूल कब्र में दफना दी जाती है, एक इंजीनियर की भूल मलबे में दब जाती है, एक वकील की भूल फाइलों में दब जाती है, परंतु एक शिक्षक की भूल है वो पूरे संसार में झलकती है। इसलिए शिक्षक की गलती कभी माफ नहीं होती। हालांकि गलती हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया का एक अन्य भेद। हमने क्या? सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया और
संज्ञक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया होती है ना। जैसे राम पढ़ रहा है, तो पढ़ तो क्या होगी? मुख्य क्रिया। रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्या? तो ये क्या होगी? सहायक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाओं से या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो क्रियाओं से नहीं, कई बार कई किताबों में दे रखा है दो क्रियाओं से बनी हुई क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नहीं, दो या दो से अधिक क्रियाओं जो उनकी सहायक क्रिया के रूप में काम करे, उनसे बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियापदों से बनने वाली क्रियापदों से बनने वाली क्रिया या जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करे, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। देखो, संयुक्त क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक क्रियापदों से बनने वाली क्रिया या जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करे, क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे रवि गाना गा रहा है। अब इसमें गाना क्या है? कर्म। ये गा, ये रहा है, ये क्या है? क्रियापद है। इसमें गा है, ये तो क्या है? गाना। क्या है? मुख्य क्रिया। और रहा है, ये क्या है? सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया किसके प्रभाव में वृद्धि कर रही है? मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने लोटा रख दिया, तो रखना और ये देना दो क्रिया आ गई। ये रखना मुख्य क्रिया है, ये क्या है? मुख्य क्रिया। और ये क्या है? सहायक क्रिया। तो जहां दो क्रिया पद या जो दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं या जहां सहायक क्रिया है मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है, वहां कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। जैसे रेहान ने खाना खा लिया। ये खाना तो कर्म है। ये खाना क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म है। ये खाना क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया। और ये क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि कर रही है। तो ये खा लिया क्या होगी? संयुक्त क्रिया। ये रख दिया क्या होगी? संयुक्त क्रिया। ये गा रहा है क्या होगी? संयुक्त क्रिया। इनको क्या लिखेंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। इसको भी क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। और ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया। बात समझ में आई? संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियापदों से मिलकर बनती है, और इसमें जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है। किसके प्रभाव में? मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है।
इस कारण इसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। आगे चले। हमने कितनी क्रियाएं पढ़ी? हमने पढ़ा सामान्य क्रिया, फिर हमने पढ़ा सामान्य क्रिया के बाद में नाम धातु क्रिया, फिर हमने पढ़ा संज्ञक क्रिया, फिर हमने क्या पढ़ा? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होते हैं? दो या दो से अधिक क्रिया पदों से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे रवि नहाकर बाहर चला गया, अंतिम क्रिया होने से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, अंतिम क्रिया से पहले, अंतिम क्रिया से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें कर या के प्रत्यय लगते हैं। जैसे मोहन नहा कर बाहर गया, वह खाना खा कर खेलने लगा। ऋतु पढ़कर टीवी देखने लगी। वह उठ के बैठ गया। अब देखो, कर प्रत्यय लग रहा है, कर प्रत्यय लग रहा है, अंतिम क्रिया से पहले क्रिया हो रही है। भाई बाहर जाने से पहले नहाने का काम हो रहा है, अंतिम क्रिया से पहले क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। इसमें क्या लग रहा है? कर प्रत्यय लग रहा है, या उठ के, कर या के प्रत्यय लग रहा है। भाई बैठा है, बैठने से पहले किसका काम करता है? उठने का। देखने से पहले, टीवी देखने से पहले किसका काम करता है? पढ़ने का। और खेलने से पहले किसका? खाने का काम करता है। और बाहर जाने से पहले किसका काम करता है? नहाने का काम करता है। तो जिनके अंत में कर प्रत्यय लगता है, जो अंतिम क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ गए? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? अंतिम क्रिया से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें कर या के प्रत्यय लगते हैं, जैसे नहाकर, बैठकर, उठ के, है ना। तो इस प्रकार के जो क्रियापद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम
रंजक क्रिया एक और रंजक क्रिया। क्रियाएं बहुत होती है, परंतु हमारे सिलेबस के हिसाब से मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। अरंजक क्रिया वह क्रियापद, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के प्रभाव में, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करे, क्या कहलाती है? अरंजक क्रिया। क्या कहलाती है? अरंजक क्रिया कहलाती। जैसे रवि गाना गा रहा है। अब देखो गा क्या है? मुख्य क्रिया, और रहा है क्या है? सहायक क्रिया। इसके प्रभाव में वृद्धि कर रही है। ये दोनों मिलाकर तो क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया। ये दोनों मिलाकर तो क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया। परंतु अकेली रहा है को पूछे तो वाक्य में इसको क्या कहेंगे? रंजक क्रिया। क्या कहेंगे? रंजक क्रिया। सहायक क्रिया जो है ना, मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि कर रही है, तो उस सहायक क्रिया को हमें व्याख्यित रूप में क्या कहेंगे? रंजक क्रिया। अगर इसकी सहायक क्रिया ऑप्शन में नहीं और रंजक क्रिया आ जाए तो हमारे कंफ्यूज हो जाए कि सहायक क्रिया बताई थी गुरुजी ने, रंजक क्या होती है? रंजक क्रिया ये सहायक क्रिया ही होती है जो किसके प्रभाव में वृद्धि करती है? मुख्य क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करती है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य मुख्य क्रियाएं हो गई। हमने कर्म के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, हमने काल के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, हमने संरचना के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, और अब हमें कुछ विशेष क्रियाओं को पढ़ेंगे। जैसे एक प्रेरणार्थक क्रिया और होती है, सही है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है, वो रह गई। प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया ये बहुत आती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक नाम से ही क्या पता लग रहा है? किसी को प्रेरणा देना। क्रिया खुद न करके क्या किया जाता है? प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया। अगली क्रिया पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जहां क्रिया स्वयं न करके, जहां क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे द्वारा करवाई जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया। मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया। अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाई। रवि ने बच्चों से झाड़ू लगवाई। रवि ने
मोहन से पौधा लगवाया। एक ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, ये वाह शब्द है ना, वाह शब्द ये हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। मालिक खुद ने काम करके किससे दरवाजा खुलाता है, नौकर से, तो नौकर को वो प्रेरणा दे रहा है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, तो यहां कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाई, तो झाड़ू किससे लगवाई जाती है, बच्चों से। रवि ने मोहन से पौधा लगवाया, किससे पौधा लगवाया, खुद रवि के द्वारा। रवि को तो रवि क्रिया तो कर रहा है, कैसी क्रिया कर रहा है, प्रेरणा देने की क्रिया कर रहा है। इसमें रवि किसकी कैसी क्रिया कर रहा है, प्रेरणा देने की क्रिया कर रहा है, परंतु प्रेरणा से जो काम करता है वो कौन कर रहा है, मोहन। ध्यान में रखना, जहां ये वाह शब्द आ जाता है ना, वहां कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जहां क्रिया स्वयं के द्वारा न करके किसी दूसरे से करवाई जाए, वहां कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट यही है, जहां क्रिया में वाह आ जाए ना, वाह, तो वाह आने पर लगवाया, खुलवाया, बंधवाया, तुड़वाया, इस सब में क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें एक तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो यही ध्यान रखना। सुनो, इसमें बताऊं कि आपको प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज दूर कर दूं, क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जहां आना प्रत्यय लगता है वो तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और वाना प्रत्यय लगता है वो द्वितीय। देखो प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे लगाना क्या है, आना प्रत्यय मिला ना इसमें, और लगवाना तुड़ाना, तुड़वाना, फुड़ाना, फुड़वाना, लड़ाना, लड़वाना, मराना, मरवाना, ये सब क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें क्या लगा है, आना प्रत्यय, क्या लगा है, आना, और इसमें क्या लगा है, वाना। बाई चांस आपको यह प्रश्न पूछ ले कि लगाना सहकर्मक है या अकर्मक, ऐसा ही पूछ ले, लगाना, तुड़ाना, ये नाम एक दे दिया आपको कि लगाना में कौन सी क्रिया है, सहकर्मक या अकर्मक। तो आपको एक इसकी बात बता रहा हूं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। नोट लिखो, नीचे नोट लिखो,
प्रथम प्रेरणार्थ के ऊपर लिख लो, ऊपर लिखा रहा हूं मैं। नोट, प्रथम प्रेरणार्थ के एवं द्वितीय प्रेरणार्थ के क्रियाएं सदैव क्या होती हैं? सहकर्मक होती हैं। क्या होती हैं? सहकर्मके होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव कैसी होती है? संकल्प। प्रथम प्रेरणार्थक में तो क्या लगता है? आना, और इसमें क्या लगता है? वाना। जैसे मैंने लिखा लगना। लगना क्या है भाई? ये अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। और लगना से लगाना और लगवाना क्या हो गई? सहकर्मक हो गई। और इसको प्रथम प्रेरणार्थक बोलते हैं, इसको द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें तोड़ना, तोड़ना तो क्या है? ध्यान में रखो, कंफ्यूज कई बार एक शब्द दे देते कि लगना में कौन सी क्रिया है, लगाना में कौन सी है, लगवाना में कौन सी है। तो आना और वाना जहां मिलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, वो तो हमेशा क्या होती हैं? सहकर्मक होती है। कई बार एक एक शब्द देते हैं वाक्य न छोड़ के। तो ये तो सब क्या होती हैं? सहकर्मक ही होती है। अब तोड़ना क्या है? आकर्मक क्रिया। फोड़ाना, फोड़ना, फोड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया। लड़ना भी क्या है? लड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया। और मरना भी क्या है? अकर्मक क्रिया। रोना क्या है? अकर्मक क्रिया। और रुलाना क्या है? और रुलवाना क्या है? यह सकर्मक होगी। हंसना क्या है? हंसना अकर्मक। और हंसाना अर्थात सकर्मक, सकर्मक तो होगी ना। और हंसवाना ऊपर। अब देखो दो चार और लिखे। रोना, रोना क्या है? अकर्मक। रोना क्या है? अकर्मक। रोना क्या है? अकर्मक। मैं एक अकर्मक और सकर्मक या प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का एक जो है ना वो कंपैरिजन, उनकी तुलना बता रहा हूं आपको। रोना से प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो गई? रुलाना, आना आ गया ना। और रुलवाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय, और ये दोनों क्या होंगी? सहकर्मक। हंसना, हंसना क्या है? हंसना क्या है? अकर्मक। और हंसाना और हंसवाना। बात समझ में आई क्या? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हमेशा क्या होती हैं? सहकर्मक होती हैं। और धातु में अगर ना प्रत्यय लग रहा है तो वो क्या होगी? इसमें क्या होगी? अकर्मक होगी। परंतु मैंने बताया आपको, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना अगर मुख्य क्रिया की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वो सकर्मक होते हैं। जैसे इसका एक कंफ्यूज और बताऊं आपको मैं थोड़ा। रवि
मैंने लिखा झुंझाराम, झुंझाराम पढ़ता है, और मैंने लिख दिया झुंझाराम विद्यालय में पढ़ता है। अब बताओ इनमें कोई अंतर है क्या? ये पढ़ता पूछा, इसमें पढ़ता कौन सी क्रिया है, इस पढ़ता में कौन सी क्रिया है? ये पढ़ना क्या, रीड, ये क्या है, रीड। तो इसमें क्या हो गई, सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। इसमें कर्म है नहीं, फिर भी इसको क्या कहेंगे, सहकर्मक क्रिया। परंतु ये पढ़ता विद्यालय में, तो ये क्या है, स्टडी, ये क्या है, स्टडी। इसमें पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्रिया मुख्य क्रिया की जगह प्रयुक्त होती है और उसमें कर्म छुपने का भाव होता है, तो वह तो होती है सहकर्मक क्रिया। और क्रिया वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है और वो कर्म के भाव को पैदा नहीं करती है, वहाँ क्या होगी, अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। तो आज हमारी क्रिया पूरी हुई। हमने क्रिया के बारे में खूब बातें की, क्रिया क्या होती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। कर्म के आधार पर हमने बातें की, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म होता है वो एक कर्मक होती है, दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती है। फिर हमने बातें की काल के आधार पर क्रिया के भेद, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रियाएं। फिर हमने रचना के आधार पर क्रियाओं के विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, रंजक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर हमने प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और अकर्मक क्रिया का अंतर भी समझा। और इसी के साथ हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।